मुख्यमंत्री जी के भी कोरोना हो रहा है और मैं वाण तो पहले नू दिमाग मोरी थी मेरे मैं छह का तो कोरोना हो गया विधायक और एक आधा और कदे अलप मत सरकार आ जाए बोले भाई इतना एक सलाह दूं बोले भाई सलाह दे तनख्वाह तो देने तरह यार सलाह तो को दे दे कोई दिक्कत नहीं मानसून सत्र में पहुंचोगे आप काम तो ऐसा होगा भाई उखड़ में सिर देने वाला फिर कई दिन क्या करें बोले उखड़ में सिर दे लिया तो मुसला तो क्या डरना 6 महीने के अंदर अंदर ना जी सेशन बुलाना जरूरी होता है। फांसी में बुलाना पड़ेगा फांसी में बुलाना पड़ेगा नहीं देखिए जैसे कोरोना की दिक्कत है ना जी। किसी कक्षा में नजर कमजोर हो जाएगी जी हैं हेलो फाइल बंद सी करती मानते ना ना कुछ नहीं फाइल में कुछ नहीं था आप कह रहे बात करनी मगर बाद में खोल लेंगे फाइल हम तो खोलते रहेंगे। सारे भाइयों ने राम राम भाई मैं हूं तारा देसी पत्रकार कर्मू इस टाइम मौजूद हूँ सेक्टर 3 की कोठी नंबर 4 में यानी कि जो शिक्षा मंत्री हैं वन व पर्यटन मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर उनका ऑफिस में उनका मतलब रेजिडेंस में हूँ इस टाइम तो चंडीगढ़ में जो इनको आ रहे हैं कोरोना का प्रसाद ले लें एक बार और तमने बेरा होगा विधानसभा सत्र भी शुरू हो गया है तो पूर्व स्पीकर भी रहे हैं तो जलेबी भर के सिद्धर करेला भर के मीठे सवाल होंगे आज मेरे गला तो इस टाइम आप देखोगे मंत्री जी काम पे फोकस चल रहा है फिलहाल आप देखो मंत्री जी राम जी मार्गदर्शक राम राम करते जी राम राम जी राम 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 किसी कक्षा में नजर कमजोर हो जाएगी जी हैं हेलो फाइल बंद सी करती मानते ना ना कुछ नहीं फाइल में कुछ नहीं था आप कह रहे बात करनी मगर बाद में खोल लेंगे फाइल हम तो खोलते रहेंगे। और विधानसभा सत्र भी है मानसून सत्र है और आपका एक तजुर्बा भी है मतलब हमारे दर्शक भी अलग अलग जुड़ रहे हैं उस तजुर्बा ने देख कर पूछूं क्योंकि पूरे स्पीकर भी रहे हो आप तो ये तो खैर अपने जो स्पीकर साहब उनका तो कोरोना हो रहा है मुख्यमंत्री जी के भी कोरोना हो रहा है और मैं वाण तो पहले नू दिमाग मोरी थी मेरे मैं छह का तो कोरोना हो गया विधायक और एक आधा और कदे अलप मत सरकार आ जाए जी 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 हाँ थोड़ा एक बड़ी भारी समस्या सामने आ रही कि कई लोगों को कोरोना है क्या और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी माननीय जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनको भी कोरोना है तो देखते हैं। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है हमारी एक जो पहले निर्धारित करती है कि हाउस कितनी देर चलेगा तो कल 11 बजे उसकी मीटिंग है और 11 बजे मीटिंग में सारी बात का निर्णय लिया जाएगा। अब स्थिति 11 बजे न्यू निर्णय लोगे भी मानसून सत्र बिठाया जावे या नहीं वो भी मामला है जी भी अब मानसून सत्र पक्का हो सत्र तो 100% पक्का ही है लेकिन उसका टाइम कितना है बिजनेस कितना है क्योंकि जो विपक्ष है वो हमेशा एक बात कहता है कि हाउस ज़्यादा चलना चाहिए और सरकार ये कहती है कि भाई हमारे पास बिजनेस इतना है इतनी देर तक हम भी चल सकता है तो दोनों बातों का एक तालमेल रखा जाता है तो वहाँ दोनों बैठ के फैसला करते हैं सत्ता पक्ष भी की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी जो माने हमारे विपक्ष के नेता हैं वो और भी उनकी तरफ से होते हैं तो वो बैठ के इस बात का निर्णय करते हैं कि हाउस कितनी देर चलाना। तो मंत्री जी तो आप लगभग वो फाइनल होगा। एक चीज़ पूछना चाहूँगा जी क्योंकि आपका तो तजुर्बा है तो स्पीकर साहब का कोरोना हो रहा है जो ये डिप्टी स्पीकर है रणबीर गंगवा जी उनका गला कुछ विचार साझा होए भाई थोड़ा तजुर्बा देने की जी बात आवा है। नहीं ऐसा नहीं देखिए काफ़ी सीनियर मेंबर हैं पहले राज्यसभा के सदस्य भी रहे और एमएलए भी हैं और पहले भी एमएलए रहे हुए फिर भी सलाह लेंगे तो दोगे सलाह नहीं बिल्कुल सलाह देंगे कोई भी और बहुत स्टाफ है उनके साथ सारा बोले भाई इतना एक सलाह दूं बोले भाई सलाह दे तनख्वाह तो देने तरह यार सलाह तो को दे दे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा व्यक्ति हैं मंत्री जी मन ने ऐसा लगा है हालांकि जो मानसून सत्र होगा सवालों में 4-5 सवाल जो मुद्दे हैं वो मेन रहेंगे रजिस्ट्री वाला घोटाला की बात कर लो या फिर शराब वाला मामला की बात कर लो या फिर पीटीआई की मामला की बात कर लो इस तरह कई मुद्दे रहेंगे इन पर आप लोगों की क्या प्रिपरेशन है तैयारी कुछ कर देखिए उसका जैसा विधानसभा में उठाएगा उसका उस तरीके से वहाँ पे जवाब दिया जाएगा। जैसे आपने रजिस्ट्री का घोटाला कहा रजिस्ट्री घोटाले में कोई ऐसा नहीं कोई छोटी मोटी कोई निमित्ताएं हैं लेकिन क्योंकि हमारी सरकार की एक सोच थी कि पुराने टाइम में इस प्रकार की बात आम थी कि रजिस्ट्री में बहुत बड़ा घोटाला होता है रजिस्ट्रियों में बड़ी भारी रिश्वत ली जाती है तो जैसे ही हमारी सरकार आई तो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्री चालू की थी तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की एक नज़र में एक बात आई कि शायद इसमें कुछ छोटी सी खामी है उसको भी हम ठीक करना चाहते हैं उसके लिए रजिस्ट्रियाँ बंद की गई थी लेकिन अगर उसमें कहीं भी कोई अनियमितता किसी भी व्यक्ति ने की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आपने बताया कि देखो कहीं विपक्ष की तरफ से मामला नहीं उठाया स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने आप संज्ञान लिया इसका। दूसरा आपने शराब की बात कही कि शराब के घोटाले की बात हो शराब का बार चोर दरवाजा बिल्कुल शराब के मामले में भी जो कहीं अनियमितताएं हुई वो जैसे ही सरकार के सामने आई जब तक विपक्ष ने नहीं उठाई वो सरकार के जैसे ही सामने आई तो उसी टाइम
मुख्यमंत्री जी ने उसकी जांच के आदेश दे दिए थे कि भाई अगर किसी ने भी कोई भी अनियमितताएं अगर बरती हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां तक आप पीटीआई की बात करते हैं, पीटीआई का प्रश्न जहां तक मैं समझता हूं इसमें तो कटघरे में अगर खड़ा तो विपक्ष ही खड़ा, क्योंकि उसी के टाइम में पीटीआई लगाए गए थे और उनमें नियमों की बिल्कुल धज्जियां उड़ाई गई, कोई नियम मानना ही नहीं गया। और वो मैं नहीं कह रहा, वो तो कोर्ट कह रहा। अब देखिए मेरी बहस या उनकी बातचीत जो भी है वो थोड़ी देर की होती है, जैसे आप भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे ही वो टीचर भी क्वेश्चन कर सकते हैं कुछ ना कुछ, है जी। तो लेकिन 10 साल तक उनके वकील ने लड़ाई लड़ी, मेरा ख्याल वकील की जानकारी उनसे ज़्यादा थी और जिस कोर्ट ने फैसला कराया उसकी भी जानकारी ज़्यादा थी। तो 10 साल में उस कोर्ट ने फैसला कराया और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट नहीं है। हर सरकार का दायित्व है ये कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मनवाना, ये सरकार का दायित्व है, सारे देश से मनवाने की उसकी ड्यूटी है। और अगर सरकार अपने आप ही कहे मैं नहीं मानती तो फिर कैसे चलेगा देश? तो कोर्ट का आदेश मानना नैतिक भी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी वैसी भी एक जिम्मेदारी है। पेपर का सीधा सवाल कर लो जी। पहला वर्ग मीठा मतलब एक कहावत है बोले अंधेरा में बहु नमा कह देनी तो चंदना में तो तेरा ध्यान रखे ले उनने तो चलो गलती कर दी थी जो आप लोग को उड्डा और ने गलती कर रखी थी ताम सुलट लो ताम के मैंने मतलब रोजगार तो नहीं खाओ। बिल्कुल बिल्कुल वो सुलट दी गई है, बिल्कुल उसको सुलटा। देखिए उसमें कोई जो कोर्ट ने फैसला दिया ना जी, कोई ऐसा फैसला नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जो 20,800 लोग जिन्होंने उस टाइम अप्लाई किया था अब वही लोग अप्लाई करेंगे और उन्हीं लोगों में से आपने दोबारा पीटीआई लगाने। तो अब ये बात तो आप भी मानोगे कि जो आदमी पिछले 10 साल से सर्विस कर रहा उसकी नॉलेज और जो पिछले 10 साल से अपनी भैंस की डेयरी कर रहा या खेती कर रहा या दुकान कर रहा या कोई भी काम कर रहा तो उसकी नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो ऐसा काम करते हैं बिना नेचुर बिना बाल्टी वाला पानी लिया। देखिए उनकी नॉलेज ज्यादा थी, तो जब उनकी नॉलेज ज्यादा थी तो मेरे ख्याल का कोई समस्या उनके लिए थी नहीं, उनके लिए कोई समस्या है नहीं, वो बड़े आराम से टेस्ट क्लियर कर सकते हैं बजाय उसके जो आदमी दूसरा काम कर रहा था। अच्छा जी, एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए आप वन और पर्यावरण वन और पर्यटन मंत्रालय भी है जी। तो वन विभाग की जी बात आवे तो उस पर बार बार हम सोचे जहाँ विचार करें जहाँ भाई वन विभाग बन रहा है तो कुछ हरियाली बढ़ेगी कि नहीं। हरियाणा की बात करा तो उस दिशा में कोई मतलब ठोस कदम चल रही है जी आपकी? देखिए बिल्कुल सही बात है, हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या है फॉरेस्ट, क्योंकि जो दुनिया का मापदंड है और हमारे देश का भी है वो है कि 30% फॉरेस्ट किसी प्रदेश में होना चाहिए। उसके लिए अच्छा लक्षण ये है कि कम से कम 30% फॉरेस्ट होना चाहिए। और हरियाणा में काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री है, यहाँ के लिए तो बहुत ही जरूरी है 30% फॉरेस्ट। लेकिन हमारे पास 3% रिजर्व फॉरेस्ट है। अब आप कहोगे क्या मतलब कहाँ 30 और कहाँ 3? और अगर हम सारे पेड़ अपना हिसाब लगाएंगे जितने हमारे पास पेड़ हैं तो कुल मिला के 7% फॉरेस्ट है। अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टारगेट दिया, उन्होंने कहा कि भाई इस फॉरेस्ट को इस कार्यकाल में 20% तक लेकर जाएंगे। तो जिम्मेदारी हमें लगा दी हमारे जिम्मे, तो हमने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया। सबसे पहले तो हमने एक काम किया कि सारे हरियाणा में जहाँ भी खाली जमीन है कोई भी तो वहाँ पेड़ लगाएंगे। अब की बार खोदनी शुरू कर दी हमने, अब की बार 1100 गांव चुने उसके लिए। उन 1100 गांव में कहीं भी कोई ज़मीन अगर मान ली उसकी फिरनी है उस पर पेड़ लगाएंगे, गली में कहीं पेड़ लगता होगा वहाँ लगाएंगे, शमशान घाट है वहाँ पेड़ लगाएंगे, स्कूल है वहाँ लगाएंगे, कोई स्टेडियम है वहाँ लगाएंगे, व्यायामशाला है उसमें अगर जरूरत है वहाँ लगाएंगे। और अगर उसके अलावा कहीं भी खाली ज़मीन है, श्यामलात की भूमि अगर पंचायत देती है उस पर लगाएं, जहाँ भी ज़मीन खाली होगी उस पर हम लगाएंगे। मतलब ये तो ना कि भूमि पर कब्जा करोगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल कोई कब्जा नहीं करते, केवल पेड़ लगाएंगे। पेड़ नहीं गए हमारा कुछ नहीं इसमें। और दूसरा क्या है हमारा कि हम अगली बार 2200 का चुनाव करेंगे और उसके बाद 3000-3300 गाँव का चुनाव करेंगे। यानी कि हम 3 साल में इसको कवर करना चाहते हैं, पूरे हरियाणा को हम कवर करना चाहते हैं। किक्कर सफेद लादेर दे जड़ा भी देखे थे हम, ये कुछ चेंज करे कुछ नहीं। अब की बार हम किक्कर सफेद लगाएंगे। देखिए मैंने स्पेशल इसके लिए कहा है कि हम किक्कर सफेद नहीं, पहली जो हमारी प्राथमिकता है वो है ग्रीनरी। यानी कि हम पेड़ लगाएंगे, हम पैसों के लिए पेड़ लगा रहे हैं कि भाई कल सफेद हम बेच लेंगे, खैर हम बेच लेंगे, इसलिए पेड़ लगा रहे हैं। हम पेड़ लगा रहे हैं इसलिए कि हमें ग्रीनरी चाहिए। जो पेड़ ज़्यादा ग्रीनरी देगा हम वो पेड़ लगाएंगे। एक दूसरा हमारा है कि हम फल फ्रूट के पेड़ भी बीच में लगाएंगे ताकि जो पक्षी है उसके खाने के लिए भी कुछ ना कुछ बचना चाहिए। तीसरा हम ऐसे पेड़ भी लगाएंगे जिन पे पक्षियों का घोंसला बन सकता हो, तो इस तरीके के पेड़ ताकि पर्यावरण की रक्षा भी उसमें। मंत्री जी फल किसके होंगे जी? नहीं, देखिए फल की जो अभी तो जो बात है मैं आपसे कह रहा लगाने की, वो तो केवल मैं वो कह रहा जो फॉरेस्ट की ज़मीन है वहाँ उसमें लगाएंगे या दूसरी लगाएंगे। जो आप फल की बात कर रहे हैं उसके अलावा हम एक दूसरा एक नया हमने कंसेप्ट अब की बार शुरू किया कि पंचायत से हम ज़मीन ले रहे हैं। तो पहले जो
हॉर्टिकल्चर था वो, ना जो पेड़ बाग लगाने का जिम्मेदारी थी वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की थी। लेकिन अब की बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि ये जिम्मेदारी आप हमें दे दें, ताकि पंचायत, केवल पंचायत की जमीन पे हम बाग लगा सकें। पंचायती जमीन है। हाँ, क्योंकि पहले क्या था, हम पंचायती जमीन में पेड़ लगा के देते थे सफेदा, तो 3 साल तक उसको पाल के हम बड़ा करते थे, और जब हम पंचायत को देते तो 7 साल के बाद या 8 साल या 9 साल के बाद पंचायत उसको काट लेते थे, क्योंकि पेड़ 9 साल में 7-8 साल में बड़ा हो जाता है। तो अब हमने किया कि हम बाग लगाएंगे, और हमने बाग लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि बाग की स्थिति है कि अगर हम एक बार बाग लगाते हैं तो 40 से लेके 60-70 साल तक बाग खड़ा रहता है, यानी कि ग्रीनरी लंबे टाइम तक रहेगी। उसके फल फ्रूट पंचायत के। हाँ बिल्कुल, हम केवल 4-5 साल 5 साल तक उसको रखेंगे। अभी 3 साल है वैसे, लेकिन हम उसको बढ़ाएंगे, मैं 5 साल कराऊंगा कराने का। तो भाई आम के, आम गुठलियों के दाम बिल्कुल वो हम बाग तैयार करके देंगे। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल हो रहा है मेरा, ईब की बाहर ईशा के कोर्ट के पे आया भाई, हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट जो है वो को सुता गया जी, टॉपर भी सरकारी स्कूल की छोरी आई। मतलब एक बात ना, बोला हरियाणा की छोरी किसी क्या चीज़ में कम को नहीं, मतलब यह चीज़ एक हमने भी अलग से नोट करी। देखो भाई, ये मेरा मानना है कि भाई टीचरों ने अच्छी मेहनत की है, और हमारे बच्चों ने भी अच्छी मेहनत की है, और जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उससे बड़ा लाभ हुआ। एक तो क्या कि पहले बहुत बड़ा काम जो था ना, एक ट्रांसफ़र का ही बहुत बड़ा काम था हरियाणा में। आप देखते थे कि हज़ारों की संख्या में लोग सारा दिन यहीं खड़े रहे थे। हमने पॉलिसी बनाई, और पॉलिसी भी लगभग 95% लोगों ने पसंद करी कि मान लीजिए किसी की उम्र है जैसे, तो उम्र के साथ साथ उसकी ट्रांसफ़र होते होते वो जहाँ का भी रहने वाला है उसके घर के पास वो चला जाएगा। अगर वो दूर है उसको भी हमने ऑप्शन दिया कि वो बार बार मतलब पॉलिसी में ये है कि पॉलिसी में उसके काफ़ी जो सिरदर्दी थी वह खत्म होगी, विभाग की भी खत्म हुई और कर्मचारी की खत्म हुई। कर्मचारी भी उससे सेटिस्फाई हुआ, और जब कर्मचारी सेटिस्फाई होगा तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा काम करेगा। तो हमारे जो टीचर साहबान हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया, हमारे अधिकारियों ने अच्छा काम किया, और इस जो लॉकडाउन था कोरोना की वजह से, उसमें जो हमने ऑनलाइन एजुकेशन दी उसमें भी अच्छा काम हमारी सरकार ने किया। देखा जी, हम कोरोना वाटिका भी गले गले चलने लग रही, उनका ठीक रहा एक्सपेरिमेंट या वो फ्लॉप से होया? नहीं, वो बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे मैंने अभी आपसे पंचायत के बारे में कहा था कि पंचायत से हमें काफ़ी ज़मीन मिल रही, और लगभग 1000 एकड़ ज़मीन में हमने बाग अब की बार हम लगा देंगे। अब की बार ये हमारा केवल अब की बार एक प्रयोग था, अब की बार हमने वैसे नहीं किया, अब की बार तो केवल प्रयोग था हमारा, एक्सपेरिमेंट हमने लोगों को कहा। और नेगेटिव वाली है। इसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आने शुरू हो गए, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे पास है जो कह रहे जी हम भी बाग लगवाने के लिए तैयार हैं, बाग लगवाने के तैयार। तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मतलब पंचायत की भी आमदन बढ़ेगी और ग्रीनरी भी होगी। और अभी हमने एक और नया विचार अभी हमारे दिमाग में आया, उसकी हम मंजूरी लेंगे, अभी हमारे मुख्यमंत्री से बात भी करनी उसके बारे में। हालांकि पहले तो मेरा विचार ये था कि जो पेड़ लगाएंगे वो किसान से पूछ के लगाएंगे, खासकर क्योंकि किसान शायद सफेदा ही लागू करेगा लगाएगा। तो लेकिन अब मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हम किसान से पूछ के फलदार पेड़ लगाएंगे, और फलदार पेड़ हम किसान के खेत के साथ साथ फलदार पेड़ लगाएंगे, और वो फल उसी का होगा, हमारा नहीं फल है, फल उसका ही है। वो अगर आम लगेगा तो आम वही बेचेगा, अगर आड़ू लगाएगा तो आड़ू वही बेचेगा, अगर वो कोई भी चीज़ लगाएगा तो वो चीज़ जो है वो किसान की है, किसान बेचेगा। पेड़ हमारा है, फल किसान का है। तो इससे जहाँ किसान या बात बिल्कुल किसान इससे मान भी जाएगा और किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। और जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही किसान की आमदनी दोगुनी करने की, तो निश्चित तौर से उसमें हमारा भी एक सहयोग होगा कि हम इसको आगे लेके जाएंगे। और हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा उद्देश्य है किसान को मित्र बनाना। फॉरेस्ट जो है वो ऐसे नहीं चल सकता, जब तक वो हमारा मित्र नहीं होगा और उसको फॉरेस्ट लगेगा कि फॉरेस्ट उसके लिए है, तो मैं समझता हूँ कम काम करेगा। मंत्री जी मानसून सत्र भी आज और इंशाल्लाह का मौका बैठक भी गा, आपने जब बोलने का मौका मिलेगा तो आप क्या बोलना चाहोगे, मतलब किस मुद्दा पर आपकी वो? नहीं देखिए, मंत्री का जो मौका होता है ना जी, बोलने का नहीं होता, उसका जवाब देने का होता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो भी होता है ना जी, वो जवाब देता है। बोलने सुना था जो भाजपा वाले मंत्री हैं वो बोल रहे हैं, जवाब तो देते नहीं, बोलते बोलते रहे। मन तो ज्यादा कहा था मैं क्या बोलोगे जी। देखिए, जो भी विधायक सवाल पूछता है ना जी, उसका जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी है। अब चाहे वो फिर एक मंत्री के रूप में दी जाए, और चाहे माननीय मुख्यमंत्री, लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री देते हैं, पहले जो जवाब होता है हम देते हैं। एक अंतर और देखा जी, मना पड़ी सरकार में पहले सरकार में तो विपक्ष वाले सवाल पूछा दे, थाराले मैंने देखा थाराले भी पूछ लें खुद सवाल मंत्रालय पे। नहीं, ये तो अच्छी बात है। देखो, जो विधायिका है ना जी, विधायिका बिल्कुल अलग चीज़ है और कार्यपालिका बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी अलग है। मैं समझता हूँ कि विधायक कोई भी है, चाहे किसी पार्टी का भी, उसने सवाल पूछना ही पूछना चाहिए, तो उसकी जिम्मेदारी है।
जो उसका चुनाव है ना जी, उसका चुनाव इसी बात के लिए है कि वो सरकार में जाएगा, सवाल पूछेगा। सवाल पूछना कोई बुरी बात नहीं है सरकार से, उससे मतलब सरकार में कार्यकुशलता आती है। चलो, बड़ौदा का उपचुनाव सिर पाया गया जी, और वही बात है, डमडमा शुरू हो गया, गामे शुरू हो गया है, मतलब टिकटमबाजी की तिकड़मबाजी भी शुरू हो रही है, और तरतोले खा रहे हैं, इलेक्शन तरतोले चल रहे हैं। आप लोगों की क्या तैयारी है? 40.5 और 10.5 हो गए कि वहीं 31? नहीं, देखिए निश्चित तौर से जनता का जो आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कारण उसका स्पष्ट है। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार 10 साल रही, तो मेरा तो एक ही निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन यही है कि वहाँ की जनता को बड़े आराम से बैठ के सोचना चाहिए कि 10 साल में कौन से विकास के काम किए, और फिर 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या विकास के काम किए। जबकि हमारी सरकार, हमारा विधायक नहीं था वहाँ से, बिना विधायक के भी हमने क्या काम किया। आज भी वहाँ विधायक नहीं, और जब विधायक नहीं रहे किसी कारण से, तो मुख्यमंत्री जी ने जाकर एक बात कही कि भाई देखो आपका विधायक नहीं रहा, तो अब मैं आपका विधायक हूँ। जब तक आपका विधायक नहीं बनता तब तक मैं आपका विधायक हूँ। आप भी गए होगे ग्राउंड पर, कुछ मतलब थोड़ी बहुत इनपुट की कुछ चल रही है? नहीं देखिए, मैं तो अभी वहाँ बिल्कुल नहीं गया, लेकिन और कुछ लोगों की जिनकी ड्यूटी है वो वहाँ गए हैं। अगर मेरी ड्यूटी लगेगी तो मैं भी जाऊँगा। लेकिन तो बेसंग ताड़ हो, दिमाग तोड़े है सबका। नहीं देखिए, मेरा मानना ये है कि वहाँ की जनता निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। मान लो आशीर्वाद मिल भी गया जी, मिले बात से क्या होगा? वो एक सीट जो आओगी तारी लिकड़गी, तो जब बाई चांस शुक्र आप लोग कहो हो, वो बांटो क्यों करके? एक वो नुको मेरे तो 10 की 10.5, तारड़े 40 की 40.5 बंट जाएगी, वहाँ आधी करनी पड़ेगी। नहीं, बांटना तो उसका ही नहीं, बांटना कहेगा था, हम इकट्ठे ही तो हैं। बीजेपी के जेजेपी के नहीं देखिए, वो तो अभी चल जाएगा पता, अब कितनी देर लगने वाली इसमें, अभी आपके सामने ही है वो सारा। मतलब आप नो कॉन्फिडेंटेड हो भाई गठबंधन होता है जीतेगा? बिल्कुल 100% गठबंधन वहां से जीतेगा। चलो जी, बाकी आज वही बात है जी, आज मानसून सत्र में पहुंचोगे आप, काम तो ऐसा होगा भाई उखड़ में सिर देने वाला। फिर कई दिन क्या करें, बोले उखड़ में सिर दे लिया तो मुसला तो क्या डरना। नहीं ये देखिए क्या है ना जी, बड़े तो बैठे हैं विपक्ष वाले। देखिए ये दोनों चीजें हैं आपकी। एक तो आप ये दोनों, मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि सेशन बुला लिया, ऐसे में हमने सेशन तो देखो बुलाना होता है 6 महीने के अंदर अंदर ना जी, सेशन बुलाना जरूरी होता है। फंसी में बुलाना पड़ेगा, फंसी में बुलाना पड़ेगा। नहीं देखिए, जैसे कोरोना की दिक्कत है ना जिसकी वजह से, वैसे ऐसा नहीं है फंसी में। हमने तो पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम साल में 3 सेशन करेंगे, लेकिन पिछली बार तो मेरा 3 से भी शायद 5 कर दिए हमने। 5 बार बुला लिया लोगों को, सभी जो मान्य सदस्य हैं उनको 5 बार बुलाया, लेकिन 3 हम करते हैं। आपने पहले देखा कि अक्सर पहले सेशन से बचना होगा सरकार का। सरकार बजट सेशन को भी 7 दिन में समाप्त कर देती, 8 दिन में समाप्त कर देती, अब दूसरे सेशन को भी 1-2 दिन करके समाप्त कर देती। लेकिन अब हमारा प्रयास ये है कि सेशन ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए ताकि लोगों के विचार आने चाहिए। जो मेंबर चुन के भेजा ना, जिसके पास बहुत कीमती विचार है उसके पास, और उसके विचारों का लाभ उठाना चाहिए। चलो ये मानसून सत्र शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, उसके बाद मेरा पटाखा, और 11 बजे की मीटिंग भी है, उसमें फैसला होगा मानसून सत्र कितनी देर तक चलाना है और क्या कुछ होगा। सारी तमाम उठापटक हमने देखने मिलेगी। हमारे पास बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय कोरोना योद्धा। ठोको शेयर, शेयरिंग का धुम्मा ढा दो, शेयरिंग का बखड़ पाड़ दो भाई। अब खाइए और अपनों को भी खिलाइए। जीविका प्रीमियम घी, विश्वास का प्रतीक। डीलर व डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए संपर्क करें 9034400818।